हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शांतनु। इस वीडियो में हम ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी 1908 के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि कब एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड किया जाता है, और ये भी जानेंगे कि एक्स पार्टी डिक्री कब प्लेंटिफ के फेवर में की जाती है, यानी एक पक्षीय आदेश कब पारित किया जाता है या एक पक्षीय डिक्री कब की जाती है। उस पर रिसेंट केस लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है वो है विश्वबंधु वर्सेस श्री कृष्णा एंड अनदर्स 29 सितंबर 2021 को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह माना कि डिफेंडेंट हु रिफ्यूज समन्स नॉट इंटाइटल्ड टू सीक सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री, यानी जो प्रतिवादी सम्मन लेने से मना कर देता है तो वो बाद में अगर एक्स पार्टी डिक्री उसके अगेंस्ट में पारित हो चुकी है उसको सेट असाइड कराने नहीं जा सकता है। वो माना जाएगा कि उसने जब इनकार किया सम्मन लेने से तो ये माना जाएगा कि वो जानबूझ के सम्मन को नहीं रिसीव किया है उसने, इसलिए उसकी डिक्री जो एक्स पार्टी पारित हुई है उसको नहीं सेट असाइड किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ एन एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी एक पक्षीय डिक्री क्या होती है। एन एक्स पार्टी डिक्री इज अ डिक्री पास इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट। जो एक्स पार्टी एक पक्षीय डिक्री होती है वो डिक्री कब पास की जाती है, जब वो प्रतिवादी के ना रहने पे पास की जाती है। वेयर द प्लेंटिव अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर्स व्हेन सूट इज कॉल्ड आउट फॉर हियरिंग। जब कोई मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी उपस्थित रहता है और प्रतिवादी नहीं उपस्थित आता है, एंड इफ़ द डिफेंडेंट इज़ ड्यूली सर्व्ड, और डिफेंडेंट जो प्रतिवादी है उसके ऊपर जो सर्विस सफिशिएंट मानी जाती है, सम्मन की सर्व हो चुका है, सफिशिएंट है, द कोर्ट में हियर द सूट एक्स पार्टी, तो कोर्ट प्रोसीड कर जाती है एक पक्षीय सुनने के लिए, एंड पास अ डिक्री अगेंस्ट हिम, और प्रतिवादी के खिलाफ जो उस मुकदमे में नहीं अपीयर हो रहा है उसके खिलाफ अगेंस्ट में एक डिक्री पारित करती है, तो इसी को एक्स पार्टी डिक्री कहते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि एक्स पार्टी डिक्री अगर किसी के अगेंस्ट में की जा रही है तो वो उसको कैसे सेट असाइड कर सकता है, क्या क्या उसके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं या क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए उसको जानते हैं। द प्रोसीजर फॉर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टी डिक्री। The defendant against whom an ex parte decree has been passed has the following remedies available to him. First, to apply to the court by which such decree is passed to set it aside, Order 9 Rule 13. Second, to prefer an appeal against such decree, Section 96(2). Third, to apply for review, Order 47 Rule 1. तो जो प्रतिवादी जिसके खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित हो जाता है तो उसके पास ये रेमेडीज़ हैं कि वो ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री को पास किया है उसी कोर्ट में वो अप्लाई कर सकता है सेट असाइड करने के लिए। सेकंड है कि वो उसकी अपील कर सकता है सेक्शन 96 के 2 के तहत। थर्ड है कि वो रिव्यू कर सकता है ऑर्डर 47 रूल 1 के तहत। तो ये रेमेडीज़ उसके पास अवेलेबल है। लेकिन वो कौन से कारण होंगे कि जब प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कराने जाएगा तो कोर्ट उसके फेवर में ऑर्डर करेगी, यानी वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो आइए उन कारणों को जानते हैं कि वो कौन कौन से रीज़न हैं जिसके जब प्रतिवादी अप्लाई करेगा सेट असाइड करने के लिए तो कोर्ट उसको कंसीडर करेगी। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से रीजन्स हैं। फॉर वॉट रीजन्स कैन एन एक्स पार्टी डिक्री बी सेट असाइड। कौन कौन से रीजन्स। इफ़ द डिफेंडेंट सेटिस्फाई द कोर्ट, अगर प्रतिवादी कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि पहला, द सम्मन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, कि जो उसको सम्मन भेजे गए थे वो उसको ठीक तरीके से नहीं सर्व हुए, समय से नहीं मिले या जो भी है। सेकंड, ही वॉज प्रिवेंटेड बाई एनी सफिशिएंट कॉज from appearing when the suit was called out for hearing, या तो वो ये प्रूफ कर देगा कि उस
वो इसलिए नहीं कोर्ट के सामने आ पाया था जबकि सूट के दौरान या केस के दौरान जब हियरिंग चल रही थी, जब उस पुकार लगाई गई होगी, तो वो कोर्ट के सामने नहीं आ पाया क्योंकि उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज थी। यानी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सफिशिएंट कॉज होना। अब वो सफिशिएंट कॉज तो फैक्ट की बात है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो डिसाइड कोर्ट करेगी कि अब जो डिफेंडेंट सफिशिएंट कॉज बता रहा है वो सही है कि नहीं। इन दो कारणों पे देन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ सेटिंग असाइड द डिक्री एज अगेंस्ट हिम अपॉन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट पेमेंट इनटू द कोर्ट और अदरवाइज इट थिंक्स फिट। अब ये इन दो कारणों को मानते हुए कोर्ट उसकी जो उसके अगेंस्ट में जो एक्स पार्टी डिक्री हुई है उसको सेटिसाइड कर सकती है। और आइए अब जो रिसेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट में कहा है उस केस के फैक्ट्स को देख लेते हैं शॉर्ट में। इन दिस केस द डिफेंडेंट हैड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द समन्स इशूड इन द सूट आफ्टर द सूट वाज डिक्रीड एक्स पार्टी execution proceedings were initiated. The defendant duly acknowledged the receipt of auction notice with respect to the suit property. It was only after the auction was so undertaken that the defendant preferred the application under Order 9 Rule 13 of the court. अब इस रिसेंट केस में भी डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था, यानी एक्सेप्ट ही नहीं किया था सम्मन को जो उसको इशू किए गए थे सूट के दौरान, मुकदमे के दौरान। तब उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पारित कर दी गई, एक्स पार्टी प्रोसीड कर गई थी कोर्ट। फिर जो एक्स पार्टी डिक्री पारित हुई, एक पक्षीय जो डिक्री पारित हुई, उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो गई। और जो प्रतिवादी था उसमें जब वो उसको एक ऑक्शन नोटिस यानी नीलामी का भी नोटिस गया था, जो सूट प्रॉपर्टी की बात थी, जिस प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमा किया गया था। उसके बाद इस ऑक्शन नोटिस को मिलने के बाद ही डिफेंडेंट ने ये ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत सेट असाइड करने की एप्लीकेशन दी थी कोर्ट ने, जिस एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। और बाय एग्रीड बाय दिस लर्नेड ट्रायल कोर्ट ऑर्डर, रिजेक्शन ऑर्डर, जो डिफेंडेंट था उसने अपील की हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट का इसमें ये व्यू था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये माना कि इन द इंस्टेंट केस द अपीलांट्स अपीयर्स नॉट टू बी विजिलेंट एज ही आउट टू हैव बीन, yet the conduct does not on the whole warrant to castigate him as an irresponsible litigant. Further, the inconvenience caused to the plaintiff respondent on account of the absence of appellant may be compensated by awarding appropriate cost. In the interest of justice and under the peculiar circumstances of the case, I set aside the interim judgment and decree. In the result of this appeal is allowed with the cost of ₹1,000. The trial court is directed to decide the case on merits after affording opportunities to the parties. अब इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जो एक्स पार्टी डिक्री का एक पक्षीय डिक्री जो पारित की गई थी, और विद कॉस्ट कर दिया 1,000 रुपये पे इस अपील को अलाउ कर दिया। अब बाय एग्रीड बाय दिस ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, द रेस्पोंडेंट और प्लेंटिफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दी। ये जो हाई कोर्ट ने सेटिसाइड किया है ऑर्डर, ये सही नहीं किया है। आप इसका डिस्क्रिप्शन में भी केस लॉ की लिंक है दिया मैंने, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बिफोर सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, जस्टिस उदय उमेश ललित एंड एस रविंद्र भट्ट नोटेड दैट सब रूल 5 ऑफ ऑर्डर 5 रूल 9 ऑफ द कोर्ट स्टेट्स inter alia that if the defendant or his agent had refused to take delivery of the postal article containing the summons, the court issuing the summons shall declare that the summons had been duly served on the defendant. अब ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित एंड
और एस रविंद्र भट्ट ने ये माना कि ऑर्डर 5 रूल 9 के सब रूल 5 में भी ये बात बताई गई है कि अगर डिफेंडेंट प्रतिवादी या उसका कोई एजेंट यानी उसके बिहाफ पे कोई अगर घर का मेंबर या कोई ले रहा है, वो रिफ्यूज़ कर जाता है लेने से पोस्टल आर्टिकल्स का कहने का सेंस है यानी सम्मन या नोटिस कुछ भी जा रहा है उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। द कोर्ट इशूइंग द सम्मन, तो जो कोर्ट इस सम्मन को इशू किया है जिस कोर्ट ने, उसको ये मान लेना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए कि सम्मन पूरी तरीके से सफिशिएंटली सर्व्ड हो चुका है, क्योंकि यहाँ जानबूझ के वो रिफ्यूज़ कर रहा है लेने से, इसलिए उसको सर्व माना जाएगा कि उसको मिल गया। The bench also referred to Section 27 of the General Clauses Act 1897 gives rise to a presumption that service of notice has been effected when it is sent to the correct address by registered post। अब यहाँ पे सेक्शन 27 का भी जनरल क्लॉज एक्ट में जो दिया गया है उसको भी प्रिज्यूम वो क्या बता रहा है उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया कि सेक्शन 27 के अंतर्गत भी ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि अगर करेक्ट एड्रेस पे, सही एड्रेस पे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी आप रजिस्ट्री कर रहे हैं किसी को, तो अब वो सेंड किया जाता है तो ये माना जाएगा कि प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो उसे मिल गया होगा। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसीडर किया इन दो सेक्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सेक्शन से ऑर्डर 5 और सेक्शन 27 की बात की। अब कंक्लूजन ये था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि द बेंच कंक्लूडेड दैट इन द लाइट ऑफ द फीचर्स इंडिकेटेड, यानी इस केस में जो इंडिकेट किए गए थे और ये जो मैंने ये सब बताया और भी चीज़ें कंसीडर की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, indicated above and the fact that the auction was allowed to be undertaken, respondent number 1 was disentitled from claiming any relief was paid for. Further, after completion of proceeding in auction, sale certificate was also issued in favor of the appellant. The court set aside the High Court's judgment, which allowed the application under Order 9 Rule 13 of the CPC. अब इन सारी बातों को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना कि अगर डिफेंडेंट जो को ड्यूली सर्व थी सर्विस तो उसको सफिशिएंट माना और उसने खुद रिफ्यूज़ किया था, तो इसलिए जो ऑर्डर 9 रूल 13 CPC के तहत जो उसने एप्लीकेशन दी थी ट्रायल कोर्ट में, जिसको ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, उसी को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। होप सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें कोशिश की है ऑर्डर 9 रूल 13 को समझाने की, और विथ रिसेंट केस लॉ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है केस लॉ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो मेरे प्रैक्टिशनर्स हैं एडवोकेट्स उनके लिए भी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी इसमें कहीं पे भी अगर कोई मिस्टेक हो, गलती हो, तो बीइंग अ ह्यूमन एरर समझते हुए उसे नेगलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।